तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू रेनेगेड मॉडल की वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो के अंदर में वांगलिंग की फाइट होने जा रही है इनर सेट के कंपटीशन के लिए एक ऐसे कल्टीवेटर से जो कि लिटरली बस बोल रहा है कि यू डाई और तुम वहीं मर जाओगे। हाँ, वो इतना तगड़ा कल्टीवेटर है। लेकिन जब वांगलिंग के साथ में उसकी फाइट होती है तब शायद से वहाँ पे मामला पलट जाता है। इसके साथ साथ वांगलिंग इनर सेट के अंदर में भी पहुंच जाएगा और वहाँ पहुंचते ही उसे दो ये इनोसेंट से क्यूट लड़कियां मिलेगी जिसके साथ वांगलिंग का कुछ रिलेशन है, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ वांगलिंग को मिलने वाला है एक नया सोल फ्लैग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर में वांगलिंग की मुलाकात होती है लियू में से, और लियू में जब वांगलिंग से मिलती है तब उसके मन में बस एक ही बात चल रहा था, उसके दाव हाट के रिगार्डिंग, जिसके साथ ही हम लोगों ने इस एपिसोड को वहीं पर एंड कर दिया। तो अब आगे भले ही लियू में कितना ही वांगलिंग के दाव हाट के बारे में सोच ले, लेकिन वांगलिंग का जो दाव हाट है सिर्फ वांगलिंग को छोड़ के इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब कुछ दिनों बाद ही कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। जी हाँ, ये वही कंपटीशन है जिसके अंदर में सभी के सभी आउटर सेट के डिसाइपल्स आपस में कॉम्पिटिट करेंगे ताकि वो लोग इनर सेट के अंदर में जा सके। और यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में सभी कल्टिवेटर्स मौजूद थे। इसके अंदर में ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ रो कल्टिवेटर्स या फिर सिर्फ फैमिली कल्टिवेटर्स थे, बल्कि दोनों को मिलाकर यहाँ पे कंपटीशन कराया जा रहा था। इस कंपटीशन के अंदर में हर दिन दर्जनों में लड़ाइयाँ हो रही थी और डेली यहाँ पे लाखों की तादाद में कई सारे कल्टिवेटर्स मर रहे थे, क्योंकि यहाँ का मेन रूल ही था कि तुम जितना ज़्यादा मारोगे तुम्हारी उतनी ज़्यादा ही चांसेस रहेंगे इनर सेट के अंदर में जाने का। और यही कारण है कि यहाँ पर जितने भी आउटर सेट के डिसाइपल्स होते हैं हर कंपटीशन के बाद आधे से भी कम में बचते हैं। क्योंकि पास्ट के दौरान में जब एक बार कंपटीशन हुआ था तो वहाँ पर एक ऐसा कल्टीवेटर था जिसने कई सारे कल्टीवेटर्स को जान से मारा अलग अलग राउंड में, लेकिन वो एक जगह पर जाके हार जाता है। लेकिन हारने के बावजूद भी उसे इनर सेट का डिसाइपल रिक्रूट कर लिया गया क्योंकि उसके नंबर ऑफ किल्स ज़्यादा थे। और यही कारण है कि सब लोग इतना ज़्यादा इसके अंदर में खून खराबा करते हैं। इसके साथ साथ जितने आउटर डिसाइपल्स मरते हैं उससे सोल रिफाइनिंग सेट को भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पे मरता है तो वो जो अरीना है वो उसके सोल को अब्जॉर्ब कर लेता है। और जितने ज़्यादा सोल्स वो अब्जॉर्ब होते हैं वो सभी के सभी सोल रिफाइनिंग सेट का जो मेन सोल फ्लैग है उसके अंदर में चला जाता है। और इसी क्रूएल मेथड की वजह से सोल रिफाइनिंग सेट इतना ज़्यादा पावरफुल है। कंपटीशन के स्टार्ट होने के कुछ दिनों बाद वांगलिंग का फाइट आता है जिसका फाइट नंबर था 8972। तो मैं इससे सोच सकते हो कि ये कितना तगड़ा वाला बैटल वहाँ पे कर रहे थे। इस दौरान वांगलिंग का जो कॉम्पिटिटर था वो लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ड्रीम के अंदर में था, जो कि कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और इस दौरान तक वांगलिंग की जो कल्टीवेशन थी उसने एक जगह पर जाके लॉक करा दिया, जो कि था मिड कोर फॉर्मेशन, जिससे उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कोर फॉर्मेशन लेवल के अंदर में सभी कॉम्पिटिटर्स को आसानी से हरा देगा, जिस वजह से उसने इस जगह पर खुद की कल्टीवेशन को लॉक कर दिया था। जब उसके साथ में फाइट होती है तो ऑफकोर्स वांगलिंग ने उसे काफ़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन वांगलिंग उसे चांस से नहीं मारता है क्योंकि वांगलिंग को पता है कि वो एक लेट नेशन सोल का कल्टीवेटर है और अगर बाई चांस उसने उसे मार दिया तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है, जिस वजह से उसने अपने कॉम्पिटिटर को छोड़ दिया। ऐसे करके 7 और दिन बीत चुके थे और 7 दिनों बाद वो जो लाखों की तादाद में कॉम्पिटिटर्स थे वो आधे से भी कम बचे हुए थे। आधे से ज़्यादा कल्टीवेटर्स जान से हाथ धो बैठे थे और जो लोग बाई चांस बचे थे वो लोग काफ़ी भारी इंजर्ड हो चुके थे या फिर वो लोगों ने गिव अप कर दिया था, वरना वो लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसके बाद ही कंपटीशन के कुछ दिनों बीत जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 ही आउटर डिसाइपल्स बचे हुए थे, जिनमें से 4 लोगों ने सभी सेट एल्डर्स का वहाँ पे अट्रैक्शन को ग्रैब कर लिया था। जिनमें से सबसे पहला कल्टीवेटर था एक कोर फॉर्मेशन का ओल्ड मैन, जो कि एक यूनिक टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को काफ़ी आसानी से हरा दे रहा था, और इसका नाम है डेथ स्पेल। जी हाँ, कई लोगों ने डेथ स्पेल के बारे में पहले भी सुना होगा क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर अगर अपने ओपोनेंट को बस बोल दे डाई तो वो वहीं पर मर जाएगा। और तो और ये इतना ज़्यादा भयानक है कि तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर में मैं ट्राई करूँगा कि आपको इस बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बता दूँ। इसके बाद ही जो सेकंड कल्टीवेटर सबकी नज़रों में आया था वो था एक यंग आदमी जो कि अपने ओपोनेंट के स्पिरिचुअल फ्लो को समझ सकता था और उसके अकॉर्डिंग हमला कर देता, जिस वजह से उसे एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता था। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो तीसरा कल्टीवेटर था उसे वांगलिंग अच्छी तरीके से जानता है। अरे वो लियू में नहीं है, बल्कि वो एक बुचर लाइक आदमी था जो मैंने बताया ना कीव के अंदर जिसे वांगलिंग ने कैद करके रख दिया था। जी हाँ, ये वही कल्टीवेटर था। इसके साथ साथ जो चौथा कल्टीवेटर था वो खुद वांगलिंग था, जो कि सबकी नज़रों में आ चुका है कि ये भी एक तगड़ा लौंडा है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो लोग इसे समझ नहीं रहे थे। सबकी जो नज़रें थी वो उस ओल्ड मैन पर थी, डेथ स्पेल वालों की। और बात रही जहाँ पर लियू में की, तो लियू में ऑफकोर्स अभी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेटेड नहीं है।
उसके पास अपने ही कुछ हथकंडे हैं जिसकी मदद से वो आसानी से इनर डिसाइपल बन जाएगी, वो भी बिना किसी कंपटीशन के। इसी के साथ साथ जब कंपटीशन और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है तब वहाँ पे वो सिर्फ 4 ही कल्टीवेटर्स बच गए, बाकी के सभी लोग वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके थे। जिस वजह से इन चारों के बीच में इन लोगों का सेमीफाइनल्स का मैच होता है, जहाँ पर वांगलिंग के साथ में सबसे पहले फाइट होती है उस बुचर लाइक आदमी की जिसे वांगलिंग ने पहले ही वहाँ पे कैद कर दिया था। तो इन लोगों के बीच में जब वहाँ पर फाइट होती है तब वांगलिंग वहाँ पे बस फाइट करने ही वाला था, तभी वो जो बुचर लाइक आदमी है उसने उस फाइट को वहीं पे हार मान लिया, क्योंकि उसे पता है कि वो इस कल्टीवेटर से लड़ नहीं सकता, तो फालतू में लड़ के अपना जान क्यों गंवा दे। इसके अलावा बाकी के वो जो 2 कॉम्पिटिटर्स बचे थे, जब उनके बीच में फाइट होती है तो वहाँ पे वो जो डेथ स्पेल का कल्टीवेटर था उसने एक ही झटके में अपने ओपोनेंट को वहाँ पे धराशायी कर दिया, क्योंकि उसकी वो जो टेक्निक है डेथ स्पेल वो इतनी ज़्यादा टेरिबल है कि वो अपने से कम लेवल के कल्टीवेटर्स या फिर अपने बराबरी वालों को काफ़ी आसानी से हरा सकता है। इसी दौरान हम लोगों को एक छोटा सा पास्ट उसके बारे में बताया जाता है कि वो जो कल्टीवेटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था अपने मास्टर से, जो कि डेथ स्पेल को इस्तेमाल करते थे और उसकी जो पावर्स थी वो एकदम टेरिबल लेवल पर थी। और जब वो अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते थे तब वो लेट नेशन सोल तक के कल्टीवेटर तक को काफ़ी आसानी से हरा देते। इन फैक्ट सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कई सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स तक को भी हरा रखा है, और ये इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ है कि ये इन फ्यूचर चल के अपने मास्टर जैसा बनना चाहता है। और अब फाइनल्स का मैच होने वाला था इनर सेट के कंपटीशन के लिए, जहां पर वांगलिन वर्सेस वो डेथ स्पेल वाला कल्टीवेटर होता। अब इन दोनों के बीच में जब फाइट होती है तब उसने सीधा वही हमला किया, डाई। वो जैसे ही डाई बोलता है तो यहाँ पर वांगलिन के बॉडी के अंदर में थोड़ी सी चीज़ें महसूस होने लगती है, लेकिन वांगलिन एक मिड नेशन सोल का कल्टीवेटर होने की वजह से वहाँ पर उस डेथ स्पेल से काफ़ी आसानी से बच भी जाता है। हाँ, थोड़ा सा ब्लैक आइज उसे थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा खास असर नहीं होता। इसके साथ ही साथ ये डेथ स्पेल का एक काफ़ी बड़ा काउंटर था कि अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो ओपोनेंट को लगने के बजाय तुम्हारे ऊपर ही ब्लैक ऐश हो जाएगा। और इनफैक्ट ऐसा होता भी है, उस कल्टीवेटर के ऊपर में जब वो ब्लैक ऐश होता है तब वो वहीं पर गिर जाता है। इसके साथ ही साथ अब तुम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे विनर कौन निकला। ऑफ कोर्स हम लोग का वांगलिन। तो क्या वो डेथ स्पेल का कल्टीवेटर वहाँ पर मर गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जैसे वहाँ पे धराशायी होता है तो उसका सोल वहाँ पे अब्सॉर्ब नहीं होता, बल्कि इनर सेक्स से एक लाइट आता है जिसने उसे काफ़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच लिया। मतलब उन लोगों ने इस डेथ स्पेल के कल्टीवेटर को एज अ वहाँ पे डिसाइपल शायद से चुन लिया था, जिस वजह से उन लोगों ने इसे अपनी तरफ में बुला लिया। इसके साथ ही साथ वांगलिन यहाँ का कंपटीशन का विनर बन गया। इसके बाद ही वांगलिन को इनर सेट के अंदर में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम शायद से वान जेंग था, और उसने यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में उसे इंट्रोड्यूस कराया कि इनर सेट कैसा है कैसा नहीं है। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि इनर सेट के अंदर में तुम्हें ये जो रोशनियाँ नजर आ रही है ये सभी के सभी नेशन सोल के कल्टीवेटर्स है। इनफैक्ट इनमें से कई सारे लेट नेशन सोल के हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो ये भी बताता है कि वो इन फ्यूचर चल के इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है कि वो 10th रे ऑफ लाइट बन जाए। उन 9 के अलावा वो एक और बनना चाहता था, और जानते हो कि उसका मेन गोल क्या था? वो चाहता था कि वो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बने और वांगलिन यानी कि संगन्यू से जाके वो वहाँ पर बदला ले, क्योंकि एक बार संगन्यू ने इसी सोल रिफाइनिंग सेट के एक एल्डर को मारा जो कि नेशन सोल कल्टीवेशन के आसपास ही था। और वांगलिन काफ़ी देर तक सोचता है कि मैंने आके कब मारा, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा, और काफ़ी देर सोचने के बावजूद भी उसे याद नहीं आता। इसके बाद वो इनर सेट के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो वांगजेन ने उसे एक जगह पे छोड़ दिया, जिसके बाद वांगलिन को नए कपड़े और टोकन वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद ही वांगलिन जाता है वहाँ के एक लाइब्रेरी टाइप के जगह पर, जहाँ पे कई सारे टेक्निक्स थे जिनमें से एक को उसे पिकअप करना था। वहाँ पर जाने पर वहाँ का एक गार्ड टाइप का मुड्डा था जो कि ऑलमोस्ट नेशन सोल के आसपास पहुँच चुका था। तो वो वहाँ पे बताता है कि तुम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के अंदर से जो मन वो टेक्निक को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन थर्ड फ्लोर पर जाना अलाउड नहीं है। वांगलिन वहाँ पे दोनों फ्लोर पे घूरता, लेकिन उसे कुछ खास चीज़ें मिलती नहीं है। एक्चुअली में वो ढूंढ रहा था कि वहाँ पे वो सोल रिफाइनिंग का जो टेक्निक है जिसकी मदद से वो एक सोल फ्लैग बना सके, वो उस टेक्निक को वहाँ पे ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से नहीं मिला। तो वहाँ पर वो वापस आकर उस बुड्ढा से पूछता है कि मुझे थर्ड फ्लोर पर जाना है। तो वो बुड्ढा वहाँ पे बोलता है मैंने एक बार बोल दिया वहाँ नहीं जाना मतलब नहीं जाना है। जिसके बाद वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हें जो टेक्निक चाहिए वो एक्चुअली में यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि इसके अंदर में जो 3 अलग अलग सेक्ट है वहाँ पर ऑलरेडी ये टेक्निक जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है अलग अलग टुकड़ों के अंदर में। जिसके बाद वो वहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाओ उन लोगों को हराओ और उनसे उस चीज़ को छीन लो, क्योंकि सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में कोई भी रूल्स नहीं है। और इन रूल्स को ध्यान से सुनना कि इसके अंदर में कोई किसी की भी जान ले सकता है। अगर किसी को किसी चीज़ से छीनना और तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम छीन सकते हो। इसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई औरत पसंद है तो वो तुम्हारी हम बिस्तर बन सकती है अगर तुम्हारे पास वो ताकत है। जिससे सुनने के बाद वांगलिन यहाँ पे थोड़ा सा चौंकता तो है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि 500 सालों में उसने इससे भी ज़्यादा क्रुएल्टी को देख लिया था। जिसके बाद वांगलिन के दिमाग में प्लान आता है और उसने उस बुड्ढे के ऊपर ही हमला कर दिया। और वो बुड्ढा बोलता है कि इतने सालों में कोई पहला कल्टीवेटर को देखा है जो मेरे ऊपर ही हमला कर रहा है, लेकिन उसने सोचा कि वो वहाँ पे वांगलिन को इंड्योर कर लेगा,
लेकिन वो कर नहीं पाता और उसके साथ वो फाइट को हार जाता है। उसने डर के मारे बता दिया कि तुम जाओ यहाँ से और जहाँ मन वहाँ जाकर ढूँढ सकते हो, और उसने माफ़ी वगैरह भी माँग लिया। जिसके बाद वांग लिन वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली में मैं तुमको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब फाइट यहाँ पे ख़त्म होती है इनर सेट की कॉम्पिटिशन की, तो जब वो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने गया जहाँ पे उसे टोकन और कपड़े मिले, तो वहाँ के एक एल्डर ने उससे पूछा था कि तुम आखिर डेथ स्पेल से बचे कैसे। तो वांग लिन वहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर्ड था और उसने बताया कि मैंने अपनी कल्टिवेशन को लेट कोर फॉर्मेशन पे ले जाके अटका दिया था और मैंने छुपा रखी है। जिसे सुनने के बाद उस एल्डर ने वांग लिन की कल्टिवेशन को चेक किया, तो उसे एक्चुअली में लेट कोर फॉर्मेशन ही मिलता है। जिसके बाद वो वहाँ पे रिलीफ हो गया कि हाँ, वांग लिन ने कोई चीटिंग नहीं किया या फिर वो किसी तरीके का जासूस वगैरह नहीं है। इसके बाद ही वांग लिन अपने डिवाइन सेंस को पूरे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में फैला देता है, तो उससे वहाँ पे महसूस होता है कि एक कल्टिवेटर जिसने एक अजीब तरीके का इल्यूजनरी फॉर्मेशंस को क्रिएट किया है जो कि काफी अच्छा पावरफुल लग रहा था। तो वांग लिन उस तरफ में अट्रैक्ट होता है और उधर में वो देखता है कि वो एक कल्टिवेटर, उसके साथ में वहाँ पे दो ब्यूटीफुल गर्ल्स भी वहाँ पे बैठी हुई है। और वांग लिन वहाँ पे पहुँच के सीधा उसको छेड़ देता है और वो गुस्से में बाहर आता है कि वो किसने छेड़ दिया मुझे। और फिर वो बाहर आता है, ये निकालता है अपना 3000 सोल फ्लैग, जिसे देख के वांग लिन वहाँ पे थोड़ा सा इंप्रेस हो गया क्योंकि उसका जो सोल फ्लैग था ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन फ्लैग के जैसा ही सिमिलर था। जिसके बाद वांग लिन के साथ में उसकी फाइट होने लगती है, तो उस कल्टिवेटर के भी पावर्स कुछ ज्यादा खास नहीं थे, वो भी लेट कोर फॉर्मेशन के आसपास में था, जस्ट नेचुरल सोल के अंदर में ब्रेक थ्रू करने वाला था और इसी वजह से वो वहाँ पे हार भी जाता है। इसके बाद जैसे ही वांग लिन उसे हरा था, तो उसने डर के मारे अपना जो भी सोल फ्लैग वगैरह था वो निकाल के वांग लिन को दे दिया। इसके साथ साथ उसने एक जेड दिया जिसके अंदर में वो टेक्निक थी जिसकी मदद से तुम लोग सोल रिफाइन कर सकते हो, और तो और उसके साथ में वो जो दो लड़कियां थी उसने उसे भी वांग लिन को सौंप दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये लड़की आखिर है कौन। ये लड़कियां उस कल्टीवेटर की कॉन्क्यूबाइंस थी, और ये जो शब्द कॉन्क्यूबाइन है इसका मतलब होता है कि कोई भी एक लड़की दूसरे एक मर्द के साथ में रिलेशनशिप में रहेगी और वो एक्चुअली में वही फिजिकल रिलेशनशिप होने वाला है, लेकिन वो एक्चुअली में उसकी वाइफ नहीं रहेगी। उसका जो ओहदा होगा वो वाइफ से कम होगा। मतलब समझ रहे हो ना, फिजिकल रिलेशनशिप लेकिन वाइफ नहीं है, वाइफ से भी कम ओहदा है। मतलब समझ गए तुम लोग मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो उस मिडिल एज आदमी ने उसे भी उन लोगों के हवाले कर दिया और कहता कि मैंने इन दोनों में किसी को भी अभी तक छुआ तक नहीं है। लेकिन वांग लिन उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। वांग लिन को जैसे ही वो पेंडेंट वगैरह मिल जाते तो वो वहाँ से जाने लगता है, और इसके बाद ये जो दोनों लड़कियाँ थी वो लोग वहाँ पे वांग लिन को फॉलो करने लगती है क्योंकि इस मिडिल एज आदमी ने इन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखा था। अब वो हार चुका तो यहाँ पर वांग लिन ही उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिस वजह से वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन वांग लिन उसमें मना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों उसे फॉलो करती ही रहती है। इन दोनों लड़कियों में से एक का नाम मुझे याद है शू यून, और दूसरी वाली का नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। लेकिन जब वांग लिन एक दूसरी जगह पर जाके अपना केव को ओपन करता है, जो कि ऑफ कोर्स पूरे स्पिरिट वेन के बिल्कुल नज़दीक था, उसी जगह पे ये दोनों भी अपना केव बनाती है और वहीं पे रहने लगती है ताकि वांग लिन के नाम पर वो लोग वहाँ पे बची रहें। और जब तक वांग लिन वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, तब तक इन लोगों ने वांग लिन की रेपुटेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसके नाम पर कोई भी उससे लड़ने नहीं आ रहा था। इसी दौरान कई सारे विजिटर्स आए जो कि वांग लिन से मिलना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने उसे भगा दिया। इसी दौरान जब वांग लिन वहाँ पे केव के अंदर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, तब उसने अपने डिवाइन सेंस को फैलाया और उसी केव के नीचे में उसे लिटरली वहाँ पे एक गोल्डन सोल फ्लैग मिल गया। और वो जो गोल्डन सोल फ्लैग है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, जिस वजह से वांग लिन इस चीज़ को पाना तो चाहता था। लेकिन जैसे उसका डिवाइन सेंस वहाँ पर और भी ज़्यादा नज़दीक जाता है, तकरीबन 100 फीट की रेडियस के अंदर, तभी उस गोल्डन सोल फ्लैग के अंदर से कई सारे ब्लैक फॉक्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी ट्रांसफॉर्म होकर एक बीस्ट बन जाता है। जिसे देखने के बाद वांग लिन समझ चुका था कि ये एक्चुअली में कोई नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस वजह से वांग लिन उससे थोड़ा सा अप्रोच तो करता ही है, लेकिन वो जो बीस्ट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने वांग लिन को लिटरली वहाँ पे धराशायी कर दिया। मतलब रियल वांग लिन को नहीं, उसके डिवाइन सेंस को। जिस वजह से वांग लिन का जो डिवाइन सेंस था उसके साथ अब और भी ज़्यादा नहीं भिड़ सकता था और वो वहाँ पे ड्रॉबैक कर लेता है। वैसे उन लोगों के बीच में फाइट नहीं हुई, बस एक बार उसने ट्राई किया। इसके साथ ही साथ वांग लिन वहाँ पे समझ चुका था कि उसकी जो पावर्स है वो इनिशियल सोल फॉर्मेशन तक की कल्टिवेटर्स तक को हरा सकता है, और वांग लिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लेट एक्शन सोल पर ही है, जिस वजह से वांग लिन ने वहाँ पे ज़्यादा लोचा लफड़ा नहीं किया बल्कि वापस आ गया। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।